राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक काला बैग अहम सबूत बन सकता था, लेकिन वो काला बैग कहाँ है, कौन ले गया, जलाया गया या कहीं छुपाया गया, ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, काला बैग, पिस्टल, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी डीलर और अब आठवें किरदार की गिरफ्तारी। कौन है ये आठवां व्यक्ति? देखिए, आठवां जो व्यक्ति है लोकेंद्र तोमर इसका नाम है और ये प्रॉपर्टी का मालिक है जहाँ से ये बैग लेकर जाया गया था और जेम्स लेकर गया था। ये जेम्स जो है वहाँ पर वो ब्रोकर था जिसके माध्यम से फ्लैट मिला था। सोनम जिस फ्लैट में रहती जिस फ्लैट में रह रही थी, इंदौर वाले। अब ऐसे में वो बैग जला दिया गया, इस तरह की बात थी। पुलिस उस ग्राउंड में भी गई थी जहाँ पर ये बैग जलाने की बात कही गई थी, लेकिन वहाँ ना तो बैग मिला और सबसे अहम था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, पिस्टल नहीं मिली, कैश नहीं मिला, ज्वेलरी नहीं मिली। तो ये कुछ अहम सबूत थे इस केस में जो कि अभी गायब है। और अब पुलिस 7 दिन का रिमांड ले रखा है दोनों आरोपियों का, यानी कि जो जेम्स और जेम्स का बल्लू अहिरवार। बल्लू का। और ऐसे में अब ये आठवां आरोपी जो है, अब इसके थ्रू क्या वो रिकवरी करेंगे, किस तरह से रिकवरी करेंगे, इनका मकसद क्या था, क्या ये खुद इनको लालच आ गया था या कोई साजिश में शामिल है। लेकिन अभी तक जो पुलिस का कहना है कि सबूत को मिटाने में इनका रोल सामने आ रहा है। अब ये जानबूझकर इनको पता था ये मर्डर के एक्यूज्ड है और सबूत हटाएंगे, एक ये बात होती है। एक होती है कि आपको पता ही नहीं था और आपने एक गलत नीयत से उस सामान को रख लिया। बिल्कुल। तो इसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये आठवां कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट था इस पूरे मामले में, क्योंकि इस पर भी आरोप है लोकेंद्र पर भी कि वो भी साजिश में शामिल था, तभी इसकी गिरफ्तारी हुई। लोकेंद्र तोमर को पुलिस कैसे जोड़ रही जब कह रही है कि साजिश शामिल था? क्योंकि ये तो मकान का मालिक है और इस मालिक ने जेम्स शिलोंग के जरिए, एक एजेंट के जरिए, डीलर के जरिए ये मकान किराए पर दिया था सोनम को। तो पुलिस को कैसे लगता है कि तोमर का इन्वॉल्वमेंट इसमें है? किस तरह से देखिए, जोड़ने कुछ की सबूत सामने आए हैं और खासकर जैसे विशाल ने सबसे पहले कांटेक्ट जो किया था वो तोमर से ही किया था। इसके अलावा जो दूसरा जेम्स से भी किया था। तो पुलिस का कहना है कि ये अकेला जेम्स शामिल नहीं है इसमें, जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का भी रोल सामने आया है। अब उनका कहना है कि लोकेंद्र भी इसी साजिश में था शामिल और उसने भी इसको छिपाने में मदद की। अब सामान कहाँ है, वो पिस्टल कहाँ है, वो पिस्टल थी किसकी, उसका मकसद क्या था, बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी इन्वेस्टिगेशन। और वही सवाल जो हम कल भी कर रहे थे कि आखिर पिस्टल लाने का मकसद क्या था, कि सोनम ने पिस्टल अपने पास क्यों रखी थी? क्या वो राजा रघुवंशी का मर्डर गोली मारकर करना चाहती थी? ये सवाल तो वाकई दर्शक भी पूछ रहे हैं कि पिस्टल मिली है तो क्या इस तरह का कोई प्लान सोनम का था, एक बी प्लान और भी था? तो इस तरह की तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। चिराग, पूरी कहानी, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि जब जब हमें लगता है कि कहानी सुलझने वाली है तो कहानी और उलझ जाती है। और तोमर की गिरफ्तारी और शिलोम और बल्लू अहिरवार की 7 दिन की रिमांड इस बात को साबित करती है कि ये मामला जो है अभी उतना सुलझा नहीं है जितना कि इसको सुलझना चाहिए था, बल्कि ऐसा लग रहा है गुत्थी और उलझती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, गुत्थी तो मुझे नहीं लगता उलझ रही है, लेकिन ये है कि ये बात आपकी सही है कि पहले जो जांच थी वो राज, 3 लोग और सोनम तक सीमित थी। लेकिन अब चूंकि जांच का दायरा बढ़ा, इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, इन्होंने सबूतों को छुपाया, तो इसलिए ये लोग भी बुक हो गए। ये लोग सीधा मर्डर की साजिश में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये अभी जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन अभी तक तो सबूतों को छिपाने में इनका रोल है और वो भी तब है प्रवेश, जब इसमें ये क्लियर हो जाए कि इनको पता था कि ये मर्डर के एविडेंस है जिनको इन्होंने छुपाया। क्योंकि अगर पिस्टल आपको बिल्कुल, दिख ये रही भी है, हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि पता ये ही नहीं है है क्या ये चीज़, क्या किस लिए है, कहा या गया है। उनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट था कि भाई पैसा है, गोल्ड है, वो रख लो। लेकिन अब सवाल ये, पिस्टल भी थी उस पर, तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं है कि पिस्टल अगर कोई लेकर चल रहा है तो उसका मकसद कोई ठीक नहीं होगा, वो लाइसेंसी पिस्टल थी या नहीं ये भी नहीं क्लियर। तो ऐसे में इसीलिए पुलिस ने इनको सबूतों से छेड़छाड़ के तहत बुक किया है। लेकिन अभी जांच चूंकि ऑन है तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी कह नहीं सकते, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां होगी। जी चिराग, इतनी सारी गिरफ्तारियां, इतने सारे किरदार और इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम, सोनम रघुवंशी। क्या लगता है कि सोनम रघुवंशी एक शातिर अपराधी की तरह, जिस तरह से चीज़ों को उसने मैनेज किया, या कहा जाए कि उसने एक साजिश को रचा, तो किस तरह से एक अपराधी की जो साइकोलॉजी है, जो उसका दिमाग है, वो किस तरह से काम कर रहा होता है? देखिए, मेरी आज कई सारे साइकोलॉजिस्ट से बात हुई इस मसले पर लेकर। अब देखिए, एक एवरेज लड़की, पैसा ठीक है, उसने उसको पैसा कमाने का शौक, बिजनेस का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है। हाँ। और ऐसे में
कोई प्रोफेशनल भी नहीं, क्रिमिनल कि आप बिल्कुल बताएं कोई सही बात है। प्रोफेशनल। तो एक ऐसा लड़का जो कंपनी में काम कर रहा है और जो हैसियत के हिसाब से कुछ भी नहीं है उनके आगे, हाँ, लेकिन उसका सर्वेंट है वो, बेसिकली एक हाँ सर्वेंट की सर्वेंट तरह है है उसका। और उसको उससे प्यार हो रहा है। और क्या सवाल ये उठता है कि घर में उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था कि वो उसको प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो उसने कहीं और जहाँ प्यार मिला वहाँ वो चली गई। लेकिन आप सोचिए एक सनक उस प्यार की कि ठीक है उसको पाने के लिए कुछ भी कर दो। कुछ भी कर दूंगी मैं अपने घर के विरुद्ध भी चली जाऊंगी, मैं उसका मर्डर भी कर दूंगी। ऐसा नहीं है परवेज कि इन्होंने ये जब प्लान किया होगा, पहले तो प्लान कैसे कर लिया, एक ये नॉर्मल ब्रेन तो नहीं कर हमारा सकता, भी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई इस तरह का सिचुएशन हो तो हम लोग तो या हमारे व्यूअर्स तो नहीं सोचेंगे ऐसा हाँ, करने का, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक अनयूजुअल ब्रेन या एबनॉर्मल ब्रेन ये सोच रहा है कि मैं मर्डर कर दूंगा, और वो ये सोच रहा है कि मैं बच भी सकता हूँ, हाँ, मर्डर करने के बाद फिर बचने की भी साजिश, बचने की साजिश, और सबूत कैसे मिटाने हैं। मैं बच भी सकता हूँ, या ये भी सोच रहे होंगे कि मैं फंस भी सकता हूँ। बिल्कुल, दोनों तरह से सोचता है माइंड। बिल्कुल, अब बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है उस समय उनके दिमाग पर ये बहुत ज़्यादा हावी रहा होगा, उन्होंने मर्डर कर दिया। और उसके बाद आप सोचिए अब जेल में है, अब क्या सोच रही होगी कि मैं, इससे तो अच्छा वही था कि भाई शादी कर लेती, राजा तो अच्छा लड़का दिख रहा है शुरुआत में, कोई ऐसी मुझे तो नहीं दिख रही, बल्कि उसकी वीडियोस और उसका परिवार तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पारिवारिक बहुत अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो कर लेती शादी तो कुछ नुकसान तो नहीं होता, बिल्कुल, आगे बिल्कुल। उसका फ्यूचर ही सिक्योर होता, बहुत सारी चीज़ें। तो वो अब इस सिचुएशन में उसने ऐसा नहीं सोचा, अब देखिए उसका अंजाम क्या हुआ। अच्छा चिराग, एक ये जो साइकोलॉजी की बात हुई, आपने कहीं मनोचिकित्सकों से बात की है, विशेषज्ञों से बात की है, इसमें जो राज कुशवाहा का किरदार है, एक तरफ हम ये मान के चल रहे हैं और पुलिस का भी कहना है कि सोनम ने उसे पाने के लिए, उसके प्यार में एक इश्क की जुनून जो होता है, उसका इश्क का जुनून जो हद तक गुजर जाए, तो वैसा इश्क किया और उसको पाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन एक तरफ जो उसका परिवार है, यानी जो सोनम का परिवार है, वो ये कहता है कि राज कुशवाहा को वो राखी बंधवाता था उससे, सोनम से। तो ये रिश्तों का ट्विस्ट भी क्यों नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि हम भी कई बार इस बात कर चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम किसी और को चाहती हो, लेकिन राज कुशवाहा को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह की भी चीजें हैं, तो इस पे क्या कुछ देखिए निकल के ये जो आया? आपने दूसरी सवाल में ही जवाब दे दिया कि ये हो सकता है इस्तेमाल वाली बात। लेकिन अगर कई बार दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई किसी को शक ना हो, या तो उसके घर वाले बहुत विरोध करते होंगे, बिल्कुल और जाहिर वो तौर पर। ऑब्वियसली उसको ये पता था कि राज से उसकी शादी नहीं हो सकती, तो उसको ये पता था कि अब घर वाले जहाँ करा रहे हैं अब वहाँ तो करनी पड़ेगी मुझे। और उसके बाद प्रेशर इतना आया कि उसने उसके बावजूद वो उससे टच में थी। अब प्लान ये रचा गया कि भाई कैसे हम एक साथ हो सकते हैं, तो भाई इसको मार कर ही हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आएगी, मैं उसके साथ मैं बोल भी दूंगा। तब तो ये होता है ना कि आपकी जब दूसरी शादी है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो शायद परिवार मान जाए। तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई, और मनोचिकित्सकों को ऐसे कहना है। लेकिन इतना सही है, इतना साफ है कि इस तरह के केसेस में हम लोग यूजुअली यहाँ तक फॉलो करते हैं कि आरोपी जेल चला गया, बिल्कुल, उसके बाद हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं लोग और याद भी नहीं रखते। याद भी नहीं रखते, और फिर दूसरा केस आता है हम उस पर बोलना फिर हम शुरू कर दूसरे देते हैं। केस पे बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जेल में जो मनोस्थिति होती है किसी भी कैदी की, या इस तरह के कैदी की जो फर्स्ट टाइमर है, वो उसको गिल्ट भी होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं बर्बाद हो गई। मतलब एक तरह से उसके मन में एक फीलिंग आती है। मैं तो आपको लगता है कि सोनम को इस बात का रिग्रेट होगा, या कहीं देखिए उसे अब मैं पक्के अफसोस, तौर पर तो नहीं कह पुलिस सकता। की तरफ से कोई बात इस तरह की आई हो? देखिए कोर्ट में जब आई थी, पेशी के लिए थोड़ा लाया हाँ गया, क्राइम सीन पे ऑब्वियसली थी। हमने कई सारे बॉडी लैंग्वेज उसकी देखी, जितना हम पढ़ सकते थे कि वो एक देखा कि ऐसे हाथ भी बांधे हुई थी, एक जगह कांप रही थी वो। तो ये तो नजर आ ही रहा है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है कि वो ऐसा तो है नहीं है कि प्रोफेशनल है, हाँ, प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन है वो। उसने जो किया वो प्रोफेशनल मैनर में किया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है समझ नहीं आया, दुस्साहस इसको मैं बोलूँगा बल्कि, कि कहाँ से आया है समझ नहीं आया। इसके बाद आप देखिए अब जेल में जो जिंदगी बीतेगी, अभी इतनी जल्दी तो बेल होने नहीं वाली। नहीं, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा हो होगी। कि मर्डर केस में बेल हो जाती है, और इतना हाईलाइटेड केस, तो इतना आसानी से तो कोई बेल होती नहीं। तो ऐसे में अब बिताइए ज़िंदगी। अब आपको पता लगेगा जब रोज़ आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा जेल के अंदर, बिल्कुल। या जब 10 लोग आपकी वो फ्रीडम कर्टेल होगी, जब आपको खाना जो है वो जेल का मिलेगा, जब आपको एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप बदल जाती है जीवन में। आपको जो ऐशो आराम ज़िंदगी में बाहर मिल रहा था वो सब खत्म हो जाता है, और सारी फ्रीडम खत्म हो जाती है। सामाजिक बहिष्कार अलग हो गया। बिल्कुल, सामाजिक बहिष्कार तो अगर हो आप गया। कोर्ट आते हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं घूर के, खुद का ही नहीं हुआ, पूरे परिवार का हो गया। वो तो हो गया परिवार ना। से लोग समाज पूरे दूरी बना लेता परिवार है। के बारे में मुझे लगता है पूरे देश को पता लग गया कि इनका परिवार कौन है। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक ने गलती करी, उसका खामियाजा कितने लोगों पूरे ने परिवार को, पूरे उनके खानदान परिवार को। ने, राजा के परिवार को, वो बिल्कुल, वो तीन जो मैं तो उनकी भी गलती मानता हूँ जो लोग इसमें तैयार हुए इसके साथ,
अब वो किस भी वेस्टेड इंटरेस्ट से तैयार हो। तो आप ये देखिए क्राइम का एक ये भी चेहरा है। हम सिर्फ डिस्कस सिर्फ एक तो फैक्ट्स तो करते ही हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी निकल कर आती है जिसमें जो बड़ी टोटलिटी में हमें समझाती है कि देखिए आपकी एक गलती आपको कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपका पास बेशक पैसा होगा, आप अच्छे लॉयर खड़ा कर लेंगे, लेकिन जो सबूत और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है इस तरह की। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है। हाईलाइटेड केसेस हैं, इतने ज्यादा मीडिया, हाँ, जो हाई प्रोफाइल हो जाए, जो छाए रहे मीडिया में भी, सब लोग उसमें पता तो लग वैसे जाए। ही यूजुअली इतनी इजीली बेल नहीं मिलती। अब आपको हर दिन हर पल मरना पड़ेगा वहाँ पर जेल में, सोचना पड़ेगा अपने आप को। हो सकता है कई ऐसे भी हमने क्रिमिनल देखे हैं जो कई बार होता है ना, जेल में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है, बहुत ह्यूमिलेट किया जा रहा है मुझे। मैं अगर अपने राइट के लिए भी बात करूँ तो मुझे वैसा नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं मान सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती तो फिर आप थोड़े से कई बार बागी भी हो जाते हैं, रिबेलियन हो जाते हैं, या कई बार आपको लगता है अरे मैंने तो सिर्फ इतना से ही क्राइम किए, देखो ये तो दो उससे चार ज्यादा मर्डर भी किए पड़े हैं। बिल्कुल कितने सही सारे बात है। खड़े हुए हैं या कितने बैठे हुए हैं, तो मेरी इसमें क्या गलती है। मैंने तो एक वो अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाता है उस क्राइम को। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हम देखते हैं कई सारे कैदी, कुछ ऐसे भी कैदी है जो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। और कई ऐसे कैदी है जिनको, और 99% ऐसे कैदी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आते हैं, पेशी में आते हैं, अपना उनकी रूटीन एक जिंदगी चलती है जेल में, और फिर वो बाद में जो भी, और उन्हें ये पता था कि जल्दी छूटने वाले भी नहीं है, ये पता होता है उनको, ये पता वो होता मान के चलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। है ये जिंदगी हमें ऐसे ही यहाँ की जेल की रोटी खानी है, जेल के लिए काम करना है, हमारी एक सैलरी बंदेगी जेल में अगर हम काम करेंगे तो जिंदगी बहुत बदल जाती है। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार अलग। अब उसके बाद भी अगर आप आओगे, मान लीजिए आपको 5 साल 6 साल 8 साल बाद बेल भी होती है, तो उसका क्या मतलब तब भी आपका सामाजिक बहिष्कार। मैं आपको इसमें किस्सा सुनाना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे एक बड़े नोन थे जो जेल चले गए, जिनको कहते हैं विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। उनके घर में एक चोर घुसा और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और वो मर गया चोर। और दिल्ली का मामला था वो। अब वो लड़का जेल गया। आप सोचिए कि वो कोविड में बाहर आया, उससे पहले 2 साल वो बिता चुका था। कोविड में चूंकि सबको हटा रहे थे, कैदियों को कम किया था जेल से, तो वो अब वही है कि 1-2 महीने 4 महीने 5 महीने बाहर रहा, फिर उसको अंदर से बुलाया गया, अब आ जाओ वापस। तो आप सोचिए कि तब से लेकर आज तक उसकी बेल नहीं हुई है, और उस चक्कर में उसकी मदर परेशान रहती है, फादर रहते हैं, बीमारियां हो गई कई सारी, पैसा इतना खर्च हो गया, वकीलों पर इतना खर्च हो गया, डेली आप कोर्ट जा रहे हैं, तो आप सोचिए ना कितना ज़्यादा इसका रिपरकशन झेलना पड़ता है। बहुत कष्टदायक हो जाती है उस समय। और उस समय कहते हैं ना, फिर ऐसे कष्ट के टाइम में आपके कितने आपके साथ रहते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और समाज तो दूरी बना लेता है ऐसे लोगों से। फिर अगर आप ऐसे हत्या ऐसे उसको चाहे रियलिटी ऐसे पता ना हो, पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बेचारे भुक्तभोगी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको समाज ऐसी दृष्टि से देखता है कि भाई एक बार आप इसने जेल चले गए तो जेल फिर आपके चले ऊपर गए। थप्पा लग गया। तो ये एक तस्वीर है, ये भी तस्वीर है इस तरह के क्राइम की केसेस की। तो मुझे लग रहा था कि ये डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि मनोचिकित्सकों से बात नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी सोनम और तमाम जो आरोपी, मुख्य आरोपी हैं, वो सब तो हैं ही। अब 8वां गिरफ्तार जो आरोपी है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, तोमर, और उसके साथ जो कनेक्शन है इस पूरे मामले का वो भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी हर पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है, जांच जारी है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एसआईटी ने थोड़ी भी कहीं लापरवाही बरती हो या इसकी जांच जो है वो कहीं धीमी पड़ी हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। शिलांग पुलिस और उनकी एसआईटी लगातार इस मामले में तेजी से जांच पड़ताल कर रही है, और अभी इसमें बहुत सारे खुलासे होना बाकी है। इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज तक डिजिटल। नमस्कार। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।